नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कल उत्तर प्रदेश की 59 और पंजाब की 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सीट का नाम है करहल। बीजेपी के सारे बड़े नेता करहल पर ही बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो आज सबसे आगे निकल गए। योगी ने दावा कर दिया कि करहल में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या योगी ने सच में ऐसा कोई समीकरण बना लिया है, या यह बयान सिर्फ अखिलेश यादव को डगमगाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए दिया गया है? आपको यह भी बता दें कि यादव परिवार के सारे बड़े नेता इस वक्त करहल के ही आसपास हैं। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की दूरी पर है सैफई, इटावा, जसवंत नगर, सब करहल के करीब हैं। अखिलेश यादव के अपने लिए खानदानी इलाके की सबसे सेफ गोल पोस्ट चुनी है। बीजेपी उसी सेफ गोल पोस्ट में गोल करना चाहती है। कल का प्लान क्या है, इधर का भी और उधर का भी, इस रिपोर्ट से समझते हैं। करहल में क्या होगा? 15 करोड़ वोटर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल है। अखिलेश के लिए योगी ने जाल बिछाया है। क्या अखिलेश फंस गए? योगी और अमित शाह के स्पेशल प्लान से करहल में कोहराम मचा है। क्या अखिलेश का काम बिगड़ चुका है? करहल में टक्कर जबरदस्त है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के यादव खानदान के चश्मोचिराग अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल। मैनपुरी करहल में मैं वहां सभा का आयोजन कर रहा था और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला होगा। आप अनुमान कर सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी का कमांडर ही स्वयं लड़ाई के मैदान से बाहर जा रहा है, तो फिर पूरी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी पहले जीत चुकी है। जहां 38% यादव वोटर हैं, जहां MY समीकरण के 44% वोट हैं, वहां भी योगी आदित्यनाथ का दावा है कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। योगी जो कह रहे हैं, क्या वो मुमकिन है? अगर हां, तो भी ये कैसे होगा? करहल में एक एक बूथ कैसे मैनेज हो रहा है? बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट क्या सपा के बूथ मैनेजमेंट को बीट कर देगा? बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट वर्सेस सपा का बूथ मैनेजमेंट। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्रों में बटा बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट करहल में सुपर एक्टिव है। अखिलेश यादव करहल आए तो दावा करके गए कि करहल में बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। बूथ मैनेजमेंट के लिए अखिलेश ने क्या सोचा है? इंडिया टीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर करहल का मूड जाना। करहल के वोटर की बात भी आपको दिखाएंगे। किस मोहल्ले में किसका हल्ला है, यह भी बताएंगे। करहल की एक्चुअल और फैक्चुअल रिपोर्ट दिखाने से पहले करहल के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। करहल वही सीट है जहां अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में पूरे खानदान को उतार दिया। मैनपुरी जिले की यही वो सीट है जहां प्रचार करने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव को भी आना पड़ा। मुलायम सिंह यादव अखिलेश। क्या मुलायम के घर में ही मुलायम के बेटे की सीट फंस गई? अपने सैफई खानदान पर विश्वास करके करहल पहुंचे और करहल में भी करा रहे हैं। यानी समाज के उत्तर प्रदेश में उनको लगता है न किसी जात पर भरोसा था, यहां तक कि मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं था। वह सीट और कोई चयन कर सकते थे, लेकिन कन्नौज अपनी कर्मभूमि छोड़कर सांसद रहे, पत्नी भी सांसद रही, और कन्नौज को छोड़कर वो करहल में पहुंचे हैं, लेकिन जनता उनको नकार देगी। अखिलेश को घेरने के लिए बीजेपी ने करहल में ही सबसे ज्यादा ताकत लगाई है।
गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये एक सीट 300 सीटों के बराबर है। भाई तो 300 सीट जीतनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, बोलो 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अखिलेश के खिलाफ कमल निशान पर ताल ठोक रहे एसपी सिंह बघेल कहते हैं कि वो महाभारत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बघेल करहल के रण क्षेत्र को महाभारत के 3 कैरेक्टर के जरिए समझाते हैं, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और अर्जुन। हमारी गुरु शिष्य परंपरा रही है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, लेकिन द्रोणाचार्य को प्रिय अर्जुन थे। उसके पीछे कारण था, अर्जुन जो थे वो धर्म युद्ध कर रहे थे और अश्वत्थामा गलत लोगों का साथ दे रहे थे। हालांकि द्रोणाचार्य भी उधर थे, उन्होंने नमक खाया हुआ था, लेकिन उनकी शुभेच्छा, सहानुभूति और आशीर्वाद हमेशा अर्जुन पे रहा है। बीजेपी ने अगर अखिलेश को करहल में घेर लिया तो अवध और पूर्वांचल में उसके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान है क्या? यहाँ से देखिए सभी सीटें, आसपास के सभी जिलों की सीटें समाजवादी गठबंधन ही जीतेगा। और देखिए ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में। प्रयास तो करेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। करहल में कुल 3,71,000 वोटर हैं। इनमें 1,44,000 यादव वोटर हैं, यानी कुल वोट का 38% वोट सिर्फ यादवों का है। करीब 22,000 वोट मुसलमानों के हैं। ये वो वोट बैंक है जिसे अखिलेश अपना मानते हैं। करहल में शाक्य, बघेल और ठाकुर वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। शाक्य, बघेल, ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। करहल में बघेल समाज के करीब 30,000 वोटर्स हैं। बीजेपी ने उसी समाज के एसपी सिंह बघेल को कैंडिडेट बनाया है, जिनके लिए प्रचार की कमान खुद योगी और अमित शाह ने संभाली। यहां पर तो विकास आसमान छूते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन विकास पसंद नहीं। उनके लिए सबका साथ और सफाई खानदान का मात्र विकास, यही एकमात्र उनका नारा है। 5 साल पहले यानी 17 के चुनाव में सपा ने करहल की यह सीट 38,000 वोट से जीती थी। तब बीजेपी की लहर होने के बावजूद वो करहल के हर बूथ तक नहीं पहुंच सकी थी। 17 में और 22 में सबसे बड़ा अंतर यही आया है कि बीजेपी ने यहां के हर बूथ तक अपना संगठन मजबूत कर लिया है। 6 महीने पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों का रिहर्सल कर लिया था। करहल में लड़ाई ही बूथ की है। करहल विधानसभा सीट पर कुल 340 बूथ हैं। बीजेपी ने यहां के लिए 6,180 पन्ना प्रमुख बनाए हैं। हर पन्ना प्रमुख को 60 वोटर लाने की जिम्मेदारी दी गई है। पन्ना प्रमुख बूथ प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे। बूथ प्रभारी बूथ अध्यक्ष के नीचे काम करेंगे। 5 बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया गया है। इस तरह करहल में बीजेपी के 68 शक्ति केंद्र एक्टिव हैं। कागज पर तो बूथ मैनेजमेंट का ये कैलकुलेशन बीजेपी के लिए सही दिखता है। ग्राउंड पर क्या पोजीशन है, इसे इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट से समझते हैं। राजेश कुमार सबसे पहले करहल के जाटो बहुल गांव नगला दानी में गए। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। पूरा नाम बताइए। सुरेश चंद नगला दानी। सुरेश चंद नगला दानी। ये बताइए कि यहाँ पे पर्चियां बंट गई, कोई पार्टी आया जिसने पर्ची वर्ची दी? बता। प्रत्याशी आए थे, वो पर्ची बांट गए। क्या क्या बोले? हाँ, ये बोले अपना मतदान बढ़िया तरीके से करना है और सपा को जिताना है यहाँ से। अच्छा, कितना दूर बूथ है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। कुछ बोले गाड़ी वाड़ी देंगे, खुद से चले जाएंगे आप? नहीं, गाड़ी भी बोल रहे थे, गाड़ी भी दे देंगे। वो पैदल जाते हैं लोग, ज़्यादातर पैदल चले जाएंगे। पैदल चले जाएंगे। बीएसपी का यहाँ छोर है, यहाँ कोई आता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। तो इस वजह से जो है यहाँ हम तो सारे लोग जो है सपा को जो है सपोर्ट। मायावती तो मान के चलती हैं कि जाटो वोट उनका है। मायावती मानती हैं, लेकिन यहाँ कोई आता तो नहीं है। आए तो पूछे कम से कम आकर यहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता है। सर्विस कुमार। आ गई पर्ची? आ गई घर पे? पर्ची आ गई, BLO दे गए। कौन दे के? कौन सी पार्टी के आए थे? पार्टी थोड़ी देती है, ये तो BLO मास्टर हैं, वो देते हैं, आकर गाँव मरते हैं। क्या मुद्दा चल रहा है गाँव में? मुद्दा तो ये है कि सत्ता परिवर्तन के हिसाब से, और कुछ नहीं है। क्या सत्ता परिवर्तन क्यों चाहते हैं? मतलब सरकार परिवर्तन इसलिए चाहते हैं, जैसे गायें हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि गेहूं की फसल ले या कोई भी फसल ले लीजिए, उसमें दिक्कत है। दूसरी समस्या है शिक्षा का स्तर बहुत ही बिल्कुल मतलब निचले स्तर पर पहुंच चुका है। नाम संजय कुमार।
वोटिंग का तैयारी हो गया? हाँ जी। दिमाग में डाल ली किसे वोट देना है? हाँ जी। पर्ची आ गई? हाँ जी, पर्ची आ गई। कौन पहुँचाया पर्ची? ये मतलब BLO वगैरह आते हैं तो उन्होंने ही मतलब पर्ची वगैरह दिया है। हाँ जी। पार्टी वार्टी से कोई आया था? कोई पार्टी यहाँ पे बताने, प्रचार करने अपने पक्ष में? हाँ, काफ़ी पार्टियाँ आती हैं मतलब प्रचार के लिए, तो बोलती हैं हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, वो चीज़ है। तो हमने तो अपना ठान लिया, जिसको वोट डालना है वो तो हम डालेंगे अपना वोट। बेरोजगारी भी है और गाय वगैरह का ज़्यादा दिक्कत है, तो इस वजह से मतलब कि हम सपा को वोट डालेंगे। हाँ जी। सपा वाले बोले गाड़ी वाड़ी देंगे बूथ तक जाने के लिए? नहीं, हम ये चीज़ हमको कोई मतलब नहीं, हम अपना वोट डालेंगे तो अपना गाड़ी से भी जा सकते। जरूरत नहीं है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मताधिकार का उपयोग हम करेंगे अपने तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। दीपक साग। कहाँ तक पढ़े? BSc तक के। नौकरी वोकरी? कहीं कुछ नहीं, बेरोजगार घूम रहा हूँ। क्या लगता है कौन लगाएगी नौकरी? अखिलेश यादव लगाएंगे। बिल्कुल। सपा सरकार में नौकरी लगती थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लगती? लगती है। पूछ रहा हूँ, लगती थी क्या? पुराना कोई इतिहास है गांव का? जो लोग पढ़े सपा सरकार में उनको नौकरी लगी? हाँ बिल्कुल लगी है। और क्या लगता है कि अखिलेश जी आएंगे तो कर देंगे? वो बेरोजगारी खत्म कर देंगे, ये क्लियर है। और ये खाद आद महंगी है इतनी, 1200 रुपये की बोरी आ रही है, अब पहले आती थी 600 रुपये की। ठीक है, अब पहले 350 रुपये की बोरी आती थी, अब 350 की आती है, वो भी 45 किलो की आती है यूरिया की। और वो फ्री भी दे रहे हैं, 2 बोरी फ्री दे रहे हैं DAP की, और 5 बोरी यूरिया फ्री दे रहे हैं। तो क्यों नहीं बनेगी सरकार? तो बनेगी अखिलेश यादव जी की। हाँ भैया, आपका? जयपाल सिंह। क्या है, पर्ची वर्ची आ गई घर पे? आ गई। तैयारी पूरी है वोट देने की? पूरी। कितने दूर जाएंगे वोट देने के लिए? कहाँ पर? कितने दूर है? बमटापुर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगा हुआ है 1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। क्या मुद्दा है दिमाग में इस बार जो वोट देने आएंगे तो? गुंडागर्दी के हिसाब से कम रही, अखिलेश ने वादा किया है, उस आधार पर समाजवादी पार्टी में दे रहे हैं अभी वोट। योगी जी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दिया मैंने। कहाँ खत्म हो गया? पहले ही जैसा सब कुछ है। सपा सरकार में जैसा माहौल था वैसे भाजपा सरकार में भी माहौल है। तेज ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। ऐसा बदलाव का उम्मीद कर रहे थे आप जो नहीं? अब बदलाव है ये। अबे अखिलेश जी आए थे, मैंने कही गुंडागर्दी जो करे वो हमें वोट न दे। हाँ, तो अब की बार सरकार अखिलेश यादव की बढ़ रही है, अब की बार गुंडागर्दी नहीं होगी। जो कोई गुंडागर्दी करेगा वो वहाँ पे जेल जाएगा। नगला दानी के जाटव वोटर को बसपा ने छोड़ दिया तो वो सपा के साथ हो गए। जाटव वोटर अखिलेश के लिए इक्वेशन आसान कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पिछड़ा वोटर का है। करहल में 55% वोट पिछड़ों के हैं, 38% यादव। इनमें सबसे बड़ा चंक है यादव बहुल बूथ पर क्या चल रहा है ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले शाक्य और बघेल बहुल गांव में चलते हैं। करहल में गैर यादव OBC जातियां क्या सोच रही है, इसकी बड़ी चर्चा है और यही जानने के लिए अलग अलग गांवों में जा रहे हैं। इस गांव में पहुंचे हैं, यहाँ शाक्य लोग की आबादी ज्यादा है, नगलापूट गांव है और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि आखिर किस के पक्ष में वो वोट करने का मन बना रहे हैं, मुद्दे क्या है उनके जिसको लेकर वो मतदान केंद्र में जाएंगे और वहां पर वोटिंग करेंगे। क्या नाम साहब आपका? विकास कुमार। विकास जी, ये शाक्य लोगों का गाँव है? जी जी। बीजेपी मान के चल रही कि आप लोग सब उनके पक्ष में वोट देने वाले हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या मुद्दे दिमाग में? बेरोजगारी है, विकास के मुद्दे हैं और यहाँ पर जानवर छुट्टा से परेशान है लोग, खाद आदि की दिक्कत हुई बहुत बड़ी। और अखिलेश आएंगे तो बेहतर होगा माहौल? बेहतर होगा। जमीनी नेता है हमारे यहाँ के और जमीनी है, किसान के बेटे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज जी। SP बघेल केंद्रीय मंत्री यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं अखिलेश यादव के खिलाफ में, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अखिलेश यादव। क्यों ऐसा? ऐसा है, वो SP सिंह बघेल हैं, वो दूर के नेता हैं और यहाँ पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी आए नहीं, तो उन्हें तो हम लोग जानते नहीं। हमारे यहाँ के ये नज़दीकी नेता हैं और राष्ट्रपति मौर्य बार बार आ रहे हैं आप लोग के इलाके में? आ रहे हैं, उनको मतलब हम लोगों ने पहले चाहा था, उसके बाद उन्हें BJP वालों ने धोखा दिया है, इसलिए अब की बार वोट नहीं कर रहे। केशव प्रसाद मौर्य को धोखा दिया? बिल्कुल दिया BJP वालों ने। क्या किया? ये दिया है, पहले मतलब मुख्यमंत्री पद का दावेदार करने का उन्हें वो कर दिया था, पहले इस लालच में हम लोगों के वोट ले लिए, वो तो सब उन लोगों ने किया नहीं। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम है प्रेम सिंह साक। पिछली बार किसको दिए थे? पहली बार तो BJP को दिया था। क्यों दिए थे BJP को? BJP को इसलिए दिया था
हमारे केशव प्रसाद हमारी बिरादरी के थे, उनको मुख्यमंत्री के पद के लिए उन्होंने पद तो दिया नहीं, उन्हें तो स्टूल पर बैठाने का बोध कर दिया। मुख्यमंत्री तो बनाया उन्हें। अरे क्या बनाया, उन्हें कोई कुछ बूझ है? कुछ नहीं है। साके सैनी मोड़ कुशवाहा के ऊपर तो ये सरकार बनी, फिर भी उन्होंने उनको कुछ वो नहीं किया, इसलिए। और हमारे बच्चों का भविष्य वो भी खराब हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का। क्योंकि स्कूल बंद रहते हैं, पैसा पूरा लग रहा है। जातीय समीकरण अलग चीज है, बूथ मैनेजमेंट एकदम अलग एक्सपर्टीज है। 17 में बूथ मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने कांटे की टक्कर वाली सीटों पर रिजल्ट बदल दिया था। 22 की लड़ाई में कल के लिए बीजेपी की तैयारी क्या है, यह समझने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार ब्राह्मण और ठाकुर बहुल गांव में भी पहुंचे। करहल की लड़ाई कड़ी है, यही वजह है कि दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने हर एक बूथ पर अपना मैनेजमेंट जो है वो पूरा कर लिया। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हर एक बूथ की जानकारी जुटाई जा रही थी, कितने वोटर्स हैं, उनके पक्ष में कितने हैं, ये सारी जानकारी जुटा ली गई है। और हर बूथ पर पार्टियों ने अपना बूथ अध्यक्ष नियुक्त किया है और जिम्मेदारी दी गई है बूथ अध्यक्ष को। इस वक्त हम बमटापुर गांव में हैं और यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम साहब आपका? प्रदीप चौहान। क्या बताया गया पार्टी की तरफ से आपको? कुछ पर्ची वर्ची भी दी गई? पर्ची न मिली हो, वो पर्ची भर के देना है, और जो वहाँ पहुँच न पाए, परेशानी हो, उनको बूथ तक, वोटर तक पहुँचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है सर। कुछ बताया गया चिन्ह विन्ह बताने के लिए? तीसरे नंबर पर सर हमारा चिन्ह है, चिन्ह बताने के लिए बोला गया, कमल के फूल पर वोट देना है। कितने दिनों से लगे हैं इस जुगत में आप? हम तो सर 1 साल से लगे हैं। अच्छा। हाँ, अब आखिरी वक्त आ गया है। आखिरी वक्त आ गया है सर। पर्चियां बंट गई हैं, घर घर पहुंचा दी गई हैं, वोटर को सेट कर लिया गया है। करहल में एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने का जिम्मा बांट दिया गया है। सर शशि कुमार। पर्ची मिल गई आपको? जी सर। करते क्या है आप? सर वैसे तो खेतीबाड़ी अपना मेन बिजनेस यही है, बाकी का कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मार लेते हैं। जीवन यापन अच्छे से चल रहा है बाबा की सरकार में, कमी किसी भी चीज की नहीं है। यहाँ पर है, बड़ा भय मुक्त माहौल है, किसी भी चीज की कमी आज तक न हुई 5 सालों में, और न शायद होगी आने वाले समय में, क्योंकि बाबा दोबारा आ रहे हैं। मेरा नाम धर्मपाल सिंह चौहान है। इसी नाम पे वोट होगा? इसी नाम पे। हम तो शुरू से ही, हम 20 साल से हम भाजपा में ही जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि यही सरकार बार बार बने। क्यों ऐसा? इसमें आदमी स्वतंत्र है, मनो मंडोर है। समाजवादी सरकार में गुलाम हो जाता है। जी हाँ, यादव लोग परेशान चाहते हैं। मोटा भाई 2 बार उठ गई है, ताला तोड़ ले जाए हमारे यहाँ से, रिपोर्ट भी नहीं होने दी। सबसे पहले तो हम खेती करते हैं, हमारे पास कृषि यंत्र हैं, और रोटावेटर रखा है, उस पर हमने 45,000 रुपये की छूट पाई है। प्रधानमंत्री जो कृषि यंत्र योजना है उसके अंदर एक इंजन अंदर खड़ा हुआ है, वो ड्रिप एप्लीकेशन के लिए आया था, उसमें हमें 20,000 रुपये, वो 63,000 रुपये की उसमें सब्सिडी मिली थी। और जो गेहूँ बोया जा रहा खेतों में, पहले ये सब नहीं होता था, पहले तो वो लोग खा जाते थे। अब घर घर आके जो बीज वगैरह हैं वो सब्सिडी मिल रहे हैं, और खाते में सब्सिडी आ रही है बाकायदा। ब्रजमोहन शर्मा। पर्ची आ गई घर पे? हाँ, पर्ची तो अभी पता नहीं, लेकिन मैं देख लूंगा, अभी आएगी तो वोट डालने जाएंगे। कहीं दूसरी जगह रहते हैं क्या? हाँ, आगरा में रहता हूँ मैं। सिर्फ वोट डालने आए आप? हाँ, वोट डालने। एसपी सिंह वकील आपके आगरा के सांसद हैं, वो यहाँ से चुनाव वो जीतेंगे यहाँ से भी कम से कम 40,000 वोट से। क्या इसके पीछे वजह है? वजह बहुत यही गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी खत्म हो जाती तो सब कुछ सही होता, लेकिन गुंडागर्दी खत्म नहीं हो गई, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। देखिए साहब, एक तो हमको इंजन मिला है, हम खेती करते हैं, 81,000 जमा हुए, उसमें 63,000 छूट मिली हमको, और 2,000 रुपये प्रति साल मिलते हैं, 2,000 रुपये तिमाही मिलते हैं, और खाद में साहब सब्सिडी, गेहूं में सब्सिडी। ब्राह्मण और ठाकुर वोटर ने मन बना लिया है। यादव लैंड के गढ़ में ये बूथ मैनेजमेंट भी बड़ी हिम्मत का काम है। अखिलेश यादव कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने करहल की सेफ सीट चुनी। यहां अखिलेश के हारने का मतलब है पूरी यूपी में इसका मैसेज जाएगा। बीजेपी भी यही समझती है, इसलिए वो प्रेशर बढ़ा रही है। भाई अखिलेश तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहा है, अब तो ये करहल का चुनाव लड़ने लग गया। अगर मुलायम सिंह जी को करहल पहुंचाना पड़ा तो इसका मतलब समझो कि बाकी तो गया, अब तो घर बचाने को आ गए हैं। ये परिस्थिति आगे
योगी ने जो कहा, शाह ने जो कहा, नड्डा ने जो कहा, करहल में क्या वही होगा, यह तय करने का अधिकार सिर्फ वोटर को है। हमने आपको दलित मोहल्ले का अंडर करंट दिखाया, ओबीसी गांव का माहौल दिखाया, ठाकुर और ब्राह्मण वोटरों के मन में क्या चल रहा है वो भी बताया। अब आपको करहल के यादव मोहल्ले में ले चलते हैं। टोटल किसान सारी रात सो नहीं पाता है, पूरी रात खेतों पर रहता है। क्यों ऐसा? वो सांड गाय इतना है, सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। दीपक यादव। क्या करते हैं दीपक यादव? अभी फिलहाल तो मैं जो है पढ़ लिख के घूम रहे हैं, बस ऐसे ही, कोई रोजगार वगैरह कुछ है नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबसे बड़ा जो है सरकार में देखने को मिला है कि कोई भी वैकेंसी नहीं है, सब बेरोजगार तरीके से घूम रहे हैं। उसके बाद किसानों के लिए क्या है, किसानों के लिए जो जहाँ पे सिंचाई फ्री होनी चाहिए थी, जहाँ पे आपको बिजली फ्री होनी चाहिए थी, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, सांड जो है ढील दिए हैं। अशोक कुमार। अशोक जी कहाँ, कौन से गांव के रहने वाले? अडनी के। पर्ची पहुंची घर पे? जी। पैदल चले आएंगे कि गाड़ी वाड़ी पार्टी भेजेगी? पैदल चले जाएंगे सर। गाड़ी वाड़ी नहीं मांगी पार्टी से, गाड़ी में बैठ के? नहीं, पार्टी से चुनाव का वक्त है, सब कुछ दे देगी पार्टी। नहीं, पार्टी से कोई मतलब ही नहीं, पैदल चल के देंगे अखिलेश को वोट। पैदल चल के देंगे जी। गौरव यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी वोकरी लगेगी? नौकरी योगी सरकार में कहाँ नौकरी लग रही। वोट देंगे? वोट योगी बिल्कुल नहीं देंगे, अखिलेश भैया को देंगे। पर्ची आ गई? हाँ, पर्ची आ गई। रुद्रांश यादव। वोट डालोगे क्या? जी अवश्य डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम वोट है। पर्ची कलेक्ट कर ली? यस सर, कर लिए। वोटर लिस्ट में नाम है? यस सर है। कितने नंबर बूथ पे है तुम्हारा? बूथ नंबर सर इसी पर 91 पर। क्या है तुम्हारे लिए मुद्दा बतौर यूथ? पहली बात तो सर जी विकास का मुद्दा है, और दूसरा बात महंगाई का मुद्दा है, और तीसरी बात है इन्होंने सर जी अभी तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। रोजगार का मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारों पर वोट करूंगा। करहल का डिसाइडिंग फैक्टर तो यादव ही है, इसलिए मुलायम के गढ़ में जितने यादव वोटर से बात करेंगे सिचुएशन उतनी ही क्लियर होगी। अखिलेश यादव को देंगे, खुल्ला देंगे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव में क्या क्या खास बात? अखिलेश यादव में बहुत खास बात है बाबूजी, बहुत खास बात। अरे दो चार तो बताइए। हम जो कह रहे हैं उनने सब कुछ जो सैंपल बना दिया। हमारी माँ बीमार हो या अम्मा बीमार हो, मान लो कोई बाप बीमार हो तो तुरंत वहाँ पे ले जाओ। अरे राशन से होगा क्या, जब खेत गैया छत जाए राशन 5 किलो मिलेगा तो बच्चा पन्ने। अखिलेश जीते और कोई जीते वाले कैसे? और काऊ वोट है ना अखिलेश के अलावा यहाँ वोट ऐसे जीतेंगे। हाँ का जो बताओ, गैया ढेले नुकसान हो तो वोट को नहीं दो। यहाँ से श्री अखिलेश यादव जी जीतेंगे चुनाव। 20 फरवरी सुबह 7 बजे करहल के वोटर लाइन में लग जाएंगे। 11 घंटे तक वोट पड़ेंगे। वो 11 घंटे अखिलेश के लिए ही नहीं, यूपी के लिए भी बहुत अहम होंगे। उधर अयोध्या को अवध की सबसे हॉट सीट कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ घंटों में वहां किसी और बात को लेकर गर्मी है। अयोध्या में पिछले 24 घंटे में पत्थर चले, 7 से 8 राउंड गोलियां भी चली, थाने में बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई और वजह थी वर्चस्व की जंग। दो बाहुबली इस वक्त अयोध्या में एक दूसरे के सामने सीना तान कर खड़े हैं। एक तरफ सिंह, दूसरी तरफ तिवारी। एक समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं। जिस अयोध्या से राम राज्य की बात निकलती है, उसी अयोध्या में गोलीकांड हुआ है। सवाल यह है कि क्या जिस चुनावी गर्मी की बात पिछले कई दिनों से चुनावी मंच से की जा रही है, क्या वो चुनावी गर्मी अब निकलने लगी है? जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। गर्मी निकालने वालों के लिए कह के जा रहे हैं, इस बार उनकी भाप निकल जाएगी और जब वोट पड़ेगा तो धुआं उड़ जाएगा उनका। तीसरे फेज के चुनाव से पहले ही गर्मी बढ़ने भी लगी है, गर्मी चढ़ने भी लगी है, गर्मी उतारी भी जा रही है और गर्मी निकाली भी जा रही है। लेकिन चुनाव में गर्मी चढ़ने का मतलब क्या होता है और गर्मी उतारने का मतलब क्या होता है, इसका ट्रेलर अयोध्या में देखा। अयोध्या में बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, पत्थर चले, गोली चली और जो कुछ हुआ सरेआम हुआ। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट के लोग।
एक तरफ अयोध्या की गोसाईगंज सीट से चुनाव लड़ रहे बाहुबली अभय सिंह हैं, तो दूसरी तरफ बाहुबली खब्बू तिवारी और उनकी पत्नी आरती, जो गोसाईगंज सीट से कैंडिडेट हैं। दो बाहुबलियों के बीच ये जंग शुरू कैसे हुई, ये बताने से पहले आपको पिछले 24 घंटे की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अयोध्या की गोसाईगंज से आई हैं। ये उसी गर्मी का सैंपल है जिसका जिक्र बार बार चुनाव में होता है। ताबड़तोड़ गोलीबारी, कार पर फायरिंग, बाइक में तोड़फोड़, थाने पर निशाना। आधी रात अयोध्या में दनादन गोलियां क्यों चली, कैसे चली, सबसे पहले उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ठीक सामने आप मेरी जो गाड़ी देख रहे हैं, इस पे जो बुलेट मार्क्स हैं, ये बुलेट मार्क्स बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से बाहुबलियों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई चुनाव को देखते हुए, उसके बाद यहाँ पर निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा माहौल तनावपूर्ण है। ये जो गोलियाँ लगी हुई हैं, ये गाड़ी है बीजेपी समर्थक की, और जो कि खब्बू तिवारी की पत्नी है आरती तिवारी, उनके प्रचार के लिए ये गाड़ी गई हुई थी। और जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आमने सामने आए हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर गाड़ियों की क्या स्थिति हुई है, इन विजुअल्स को देख के आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाहुबली अभय सिंह हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी हैं, जो कि बाहुबली खब्बू तिवारी की पत्नी हैं, और इस समय वो चुनाव मैदान में है। देर रात जब इसी गोसाईगंज थाना क्षेत्र का ये महाराजगंज इलाका है, यहाँ पर बाकायदा सभी गाड़ियों को जिस तरीके से तोड़ा गया है, जिस तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों ने, दोनों ही पार्टी के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है। सामने की गाड़ी भी जो है ये विकास सिंह की गाड़ी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आरती तिवारी के न सिर्फ समर्थक हैं बल्कि उनके लिए प्रचार भी कर रहे थे। अयोध्या के इस गोलीकांड में कितने किरदार हैं, पहले वो समझिए। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक है गोसाईगंज। गोसाईगंज में इस बार अभय सिंह और आरती तिवारी आमने सामने हैं। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और आरती तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार। अभय सिंह को एक जमाने से इस इलाके का बाहुबली माना जाता है, तो वहीं आरती तिवारी के प्रति इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी भी बाहुबली कहे जाते हैं। इसमें बीजेपी कैंडिडेट के समर्थक विकास सिंह का भी नाम है, जिन पर अभय सिंह ने फायरिंग करने का आरोप लगाया है। मैं जा रहा था जाना बाजार, नेओ कबीरपुर चौराहे के पास जब मैं पहुंचा तो हमारी गाड़ी रुक गई, जो आगे हमारी स्क्वाड गाड़ी तो रुक गई। हमने पूछा क्या हुआ, तो पता नहीं चला। फिर स्क्वाड गाड़ी निकली धीमे धीमे, 2 मिनट बाद फिर दूसरी गाड़ी निकली, तो तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसके बाद हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे, और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग बड़ी तेजी से दौड़े पीछे की तरफ और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गया, 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती, मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहने आप बैठे रहिए, गनर ने उतरने नहीं दिया हम गाड़ी से। और उसके बाद फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया, हमका ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली है। यह अयोध्या के महाराजगंज थाने का वही कबीरपुर चौराहा है जहां बीती रात दनादन फायरिंग हुई और आरोप है कि दोनों तरफ से हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अभय सिंह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं। अभय सिंह का आरोप है कि बीजेपी कैंडिडेट आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी ने जेल के अंदर से इसकी साजिश रची थी, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट के समर्थक विकास सिंह का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी वालों ने हमला किया, गोलियां चलाई और कई गाड़ियां तोड़ डाली। ऐसे ही मैं बाजार की तरफ घूम के हमारी गाड़ियां आई, ठीक सामने से इनकी गाड़ियां हूटर बजाते हुए हमारी गाड़ियों पे आगे खड़ी हो गई। चूँकि जाम लगा हुआ था, दाहिनी तरफ भी गाड़ियां खड़ी थी, बाईं तरफ बहुत सकरा रास्ता है, हम लोग निकल नहीं सकते थे, ना आगे पीछे हो सकती थी। फिर इनके लोग गाड़ियों से ही मुँह निकाल के गाली गलौज करना शुरू कर दिए, गाली देना शुरू कर दिए। हमने अपने लोगों को मना किया, झगड़ा नहीं करना है, जो कर रहे हैं इनको करने दो। जैसे ही 2-1 गाड़ियां आगे बढ़ी, इनके लोगों ने जो है हमारी सबसे पीछे वाली गाड़ी पे पथराव कर दिया, पथराव करके उसका कांच तोड़ दिया। फिर भी मैंने कहा चलो निकल चलो। हम लोग आगे बढ़े तो ये लोग फायरिंग करना शुरू किया हमारे ऊपर, जानलेवा जान से मारने की नीयत से अभय सिंह ने फायरिंग करना शुरू कर दिया अपने गुर्गों के साथ। गोली पहले किसने चलाई, अभय सिंह के लोगों ने या खब्बू तिवारी के लोगों ने? इसकी पड़ताल करने इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह उस स्पॉट पर पहुंचे जहां गोली चली।
हम इस समय गोसाईगंज के विधानसभा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम दो बाहुबलियों के बीच टकराव हुआ और ये टकराव इस तरीके का हुआ कि कई सारी गाड़ियां टूटी, शीशे टूटे और मौके पर कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। और ये वो स्पॉट है, न्यू कपूरपुर इलाके का वो स्पॉट जहां पर देर शाम गोलियां चली हैं। बताया जाता है कि जो अभय सिंह यानी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका काफिला सामने से तरफ से आ रहा था और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आरती तिवारी, उनका काफिला भी सामने से आ रहा था। और जब दोनों काफिले आमने सामने आ गए, उसके बाद निश्चित तौर पर न सिर्फ गाड़ियों के शीशे टूटे, कई राउंड फायरिंग हुई, गोलियां चली और उसके बाद स्थिति यह आ गई कि पुलिस थाने पर भी पथराव हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कल शाम यहाँ पर क्या हुआ था। आप अपना नाम बताइए। संतोष तिवारी, चाणक्य। तिवारी जी, बताइए कि कल शाम को आप यहाँ मौजूद थे जब घटना हुई? हाँ, हम रउआ लोहनपुर से निमंत्रण उधर उस साइड से मैं आ रहा था। क्या हुआ था घटना, क्या देखी आपने? अब घटना जब फायर शुरू हो गया, काली गाड़ी से ही फायर चला निकला है। काली गाड़ी किसकी थी? काली गाड़ी किसकी अभी आप जनता बताएगी यहाँ की। आप मौके पे थे, आप बताइए ना। जैसे आम जनमानस में यहाँ डर व्याप्त है। आम जनमानस में यहाँ एक डर है, आम जनता की हिम्मत नहीं है कि किसी खिलाफ जो है सही बात बताए। सच्चाई जो है वो सबको पता है, लेकिन यहाँ सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उनका इतना भय है, यहाँ आम जनमानस में हिम्मत नहीं हो रहा आदमी सही बात बताए। जो यहाँ के लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं की तरफ से गोली चलाया गया है, ऐसा तो सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो आसपास की दुकानों के लोग हैं वो फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि मौके पर कल क्या हुआ था। आप थे क्या उस समय यहाँ पे? हाँ थे हम यहाँ पे। क्या देखा आपने, अगर बता सके हम लोग? तो कुछ नहीं, क्या हुआ मेरे समझ में तो तब आया जब फायरिंग हुई, इसके बाद मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ था क्या नहीं। कितने राउंड गोलियां चली होंगी? बहुत ज्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास भीड़ थी, यहाँ बारात आई हुई थी। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी, कुछ अंदाजा? एक दो मुझे सुनाई दिया था उधर उस साइड। बारात आई हुई थी क्या उस समय यहाँ पे? बारात अभी आई नहीं हुई थी वैसे तो, मेरे ख्याल से तो उसके बाद आने वाली थी। जी। क्या पता लगा गोली किसने चलाई? बीजेपी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, किसने गोली चलाई? सर ये मुझे पता नहीं, पर उस साइड चल रही थी गोलियां। इलाके में इन बाहुबलियों की इतनी दहशत है कि लोग कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह वर्चस्व की जंग है। एक तरफ ठाकुर और दूसरी तरफ ब्राह्मण, एक तरफ सिंह और दूसरी तरफ तिवारी। दोनों के बीच इस जंग की वजह सियासी है और कई साल पुरानी है। अभय सिंह ने 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट से गोसाईगंज से चुनाव जीता था। अवध के इलाके में उनकी तूती बोलने लगी थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने अभय सिंह के सामने खब्बू तिवारी को उतार दिया। मोदी लहर में खब्बू तिवारी ने अभय सिंह को हरा दिया और यहीं से दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई। खब्बू तिवारी धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में बंद हैं, इसलिए इस बार उनकी पत्नी आरती तिवारी चुनाव लड़ रही हैं। दोनों के बीच सियासी लड़ाई तो है ही, इलाके में वर्चस्व की जंग भी है और अहम बात यह है कि दोनों का अपना अपना रसूख है। अभय सिंह को तो मुख्तार अंसारी का करीबी भी माना जाता है। क्योंकि ये मुख्तार अंसारी का शूटर है, उनका गुर्गा है, और उस नाते 2012 में भी ये सिंपैथी के नाते चुनाव जीता था। इसके परिवार ने पूरे विधानसभा में रो के यही बताया कि हमारे बेटा, हमारा पति जेल चला गया है। इस नाते सिंपैथी का वोट पाया और अब वही हथकंडा इस बार भी अपनाना चाह रहा है। चुनाव हार रहा बुरी तरीके से। चुनाव का समय है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव प्रचार करना था, कितने लोगों से आज हम मिलते हैं, मेरी मीटिंगें लगी हुई थी, मीटिंगें नहीं कर पाए। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा अत्याचार कर रही है, दबाव बना करके हमको प्रचार नहीं करने देना चाहती, जनता के बीच नहीं जाने देना चाहती। वो नहीं चाहती कि दलितों और पिछड़ों को न्याय मिले, किसानों मजदूरों को न्याय मिले, उनके हक और अधिकार की बात वो जाने, उनके रोजगार की चर्चा हम जाकर उनके बीच में करें, कैसे उनका अधिकार मारा जा रहा है गरीबों का, ये हम उनको बताएं। सरकार नहीं चाहती, इसलिए सरकार ने जानबूझकर इस तरीके से हमारे साथ हरकत कराया। अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब उसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। अभय सिंह की पत्नी चुनाव प्रचार में जनता के बीच पहुंची तो फफक कर रोने लगी। थाने पे भारतीय जनता पार्टी की सारी कमेटी आके बैठ गई थी विधायक जी को मुकदमा कराने के लिए। हम सुबह 9 बजे से घर से बाहर निकले हुए हैं। हमें पता नहीं है कि मेरे पति घर आए हैं कि नहीं आए हैं, कि जेल गए हैं, कि क्या धाराएं लगी है उनके ऊपर, मुझे कुछ नहीं पता है। बस उनका एक संदेश आया है, सरिता जी आप चाहिए क्षेत्र में अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, अपने माताओं से मिलिए, बहनों से मिलिए।
जला दी जाती है रास्ते में। कई गांव में जब डोर टू डोर का कार्यक्रम लगता है, जो हमें घुमाता है, टहलाता है, अपने घर नाश्ता कराता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, वहां से जब हम निकलते हैं तो शाम को क्या होता है, उसके साथ थाने की फोर्स पहुंच जाती है, 151 में चालान कर देती है। ये अभय सिंह की पत्नी है सरिता सिंह। गोसाईगंज इलाके में सरिता सिंह इस वक्त जहां भी जा रही हैं, आंखों में आंसू लिए जा रही हैं। पति पर हमले का जिक्र करके रो पड़ती हैं, भाई से लिपट जाती हैं। सरिता सिंह एक जनसभा से निकल रही थी तो इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने उनसे बात की। सरिता सिंह ने बताया कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे है, सुरक्षित भी है कि नहीं सुरक्षित है मुझे नहीं, क्योंकि हम 9 बजे से घर छोड़ दिए हैं। उनका एक मैसेज आया था कि सरिता जी आप क्षेत्र में जाइए और लोगों से मिलिए, हमारा कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम आप करिए। बस इतना ही मैसेज उनका हम जानते हैं। उसके बाद से हम अभी उनकी शक्ल तक नहीं देखे और मुझे पता नहीं वो कहाँ पे हैं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। पहले भी क्या सरिता जी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं खब्बू तिवारी की तरफ से और विधायक जी की तरफ से? जी जी, 1 हफ्ते पहले जो है इनके ऊपर हुआ था हमला, 1 हफ्ते बाद फिर ये हुआ है। यूपी में इस बार 2 चरण के चुनाव तो शांति से बीत गए, लेकिन तीसरे चरण से पहले कई जगह से बवाल की खबरें आई। अयोध्या से पहले करहल में बीजेपी कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ। शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच फायरिंग हुई। उस फायरिंग के दौरान एक कार्यकर्ता की भी मौत हो गई थी। डुमरियागंज में भी बीजेपी कैंडिडेट की हेट स्पीच वाला वीडियो सामने आया था। वाराणसी में भी ओम प्रकाश राजभर पर वकीलों ने हल्ला बोल दिया था जब वो अपने बेटे के नामांकन के लिए पहुंचे थे। वकीलों और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी हुई थी, जिसके बाद राजभर ने अपनी जान के खतरे का आरोप लगाया था। इसे लेकर सियासत भी खूब हुई थी। मुझे दुख है इस बात का कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इस तरह की घटना हुई है। ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके घटना करा रहे हैं जिससे लोग घबरा जाएं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से, अपराधियों से घबराने वाले नहीं है। तीसरे चरण के चुनाव में गुंडागर्दी और माफिया सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर बार बार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। योगी कह रहे हैं कि बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिया है, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेगा। दोनों ही तरफ से गर्मी निकालने की बात हो रही है। जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। गर्मी निकालने वालों के लिए कह के जा रहे हैं, इस बार उनकी भाप निकल जाएगी और जब वोट पड़ेगा तो धुआं उड़ जाएगा उनका। अभी तक तो सिर्फ बयानबाजी में गर्मी दिख रही थी, अब असलियत में गर्मी दिख रही है। अयोध्या, जहां राम राज्य की बात की जाती है, वहां की तस्वीरें देखकर लोग हैरान हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह बवाल सिर्फ सड़क तक ही नहीं चला, पुलिस थाने में भी हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। अयोध्या का ये महाराजगंज का थाना है और यहाँ पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है रात में, उसके बाद एसएचओ का कमरा है दिनेश कुमार सिंह जो कि यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, एसएचओ के कमरे का जो मेन दरवाज़ा है शीशा, ये भी बुरी तरीके से टूटा हुआ है। और इस टूटे हुए शीशे से और ये जो पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन पत्थर को देख करके आसानी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि देर रात यानी कि शुक्रवार रात गोसाईगंज थाना क्षेत्र के ये जो महाराजगंज इलाका है, यहाँ पर स्थिति क्या रही होगी। ये अद्धे गुम्मे पड़े हुए हैं, ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, जिनको बाकायदा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, थाने के अंदर पथराव किया गया है। और काफ़ी देर तक थाने में जो स्थिति रही वो अपने आप में कितनी ज़्यादा ख़राब रही होगी, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कानून व्यवस्था के लिहाज से इसका आसानी से अंदाज़ा लगाया सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।